सो हेलो गाइज, वेलकम टू नेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो हमारी ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज की। तो जल्दी से जो भी यहाँ पे हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे से आगे शेयर कर दीजिए जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं प्रीवियसली भी, जितने भी यूजीसी में जो आईसीटी पार्ट है उसमें बहुत से क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूछे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है? जैसे आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने है विंडो। सो जैसे विंडो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे मोबाइल फोन्स के लिए, iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के मोबाइल फोन्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये क्या चीज करता है? So it allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको ह्यूमन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पता होती और ना ही हर एक इंसान को कंप्यूटर लैंग्वेज पता होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन जो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन करवानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। सो कंप्यूटर सिस्टम क्या कहना चाहता है ये बताएगा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन बीइंग को, और हम क्या कहना चाहते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग टू द कंप्यूटर ये कौन बताएगा कंप्यूटर सिस्टम को? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक मिडिल मैन का काम करता है यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी हम काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम से वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी मदद करता है वहां तक कमांड को पहुंचाने के लिए। एंड विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज यूजलेस। बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर तो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई भी काम नहीं हो सकता। जब हम ही अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर अपनी बात हमारे तक नहीं पहुंचा सकता, तो क्या फायदा है उस कंप्यूटर का? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी जॉब। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑफ दिस टू मेक श्योर ईच प्रोग्राम गेट्स व्हाट इट नीड्स। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का भी ध्यान रखता है और कोऑर्डिनेट करता है कि कौन से जॉब को पहले किया जाए और कौन से जॉब को बाद में परफॉर्म किया जाए। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हर एक एप्लीकेशन को चलाने होते हैं, बट उनको एक टाइम शेयरिंग प्रोसेस के अनुसार बांटा जाता है कौन पहले उसको यूज करेगा और कौन बाद में उसको यूज करेगा। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड फंक्शन भी कह सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी काम जो हमारे पास था कि कहां से कमांड कहां तक जाती है। यूजर कमांड जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करता है। आपने मोबाइल फोन लिया, आपने वहां पे व्हाट्सएप को खोला, एंड जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, व्हाट्सएप कहां पे खोलेगा? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे खुलेगा। जैसे आपने एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास, तो व्हाट्सएप यहां पे खोलते ही सीधा वो खुलेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और जो भी आपको व्हाट्सएप पे कोई भी चीज चलानी है, कैमरा चलाना है, उसका माइक्रोफोन यूज करना है, चाहे जो आपको कीपैड यूज करना है, तो वो चीजें हार्डवेयर हैं, वो वहां तक सिग्नल जाएगा। और उसके बाद हार्डवेयर अपना रिप्लाई ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से बाद में यूजर तक। तो ये सर्कल है जो फॉलो करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे नहीं होगा तो यूजर ना एप्लीकेशन तक तो पहुंच पाएगा, पर एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी, और ना ही वो हार्डवेयर तक पहुंच पाएगा, और यूजर को यहां पे कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस की हम बात करें तो बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। देन मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कौन सी चीज कहां पे स्टोर करी जाए, या सेकेंडरी में या प्राइमरी में, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहां पे करता है। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल को कहां पे रखा जाए। डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका ध्यान में रखता है। देन जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कौन सा था वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम
जो यहां पे देखा गया या फिर बनाया गया, फिर डिस्कवर किया गया। सो द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1950s। तो 1950s के दरमियान यहां पे पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे इन्वेंट किया गया एंड इट वाज कॉल्ड गमोस, GMOS। गमोस इसे कहा गया एंड वाज क्रिएटेड बाय द जनरल मोटर्स फॉर IBM। तो IBM के लिए जनरल मोटर्स ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था एंड दिस मशीन नेम वाज 701। तो इसका जो नेम रखा गया वो रखा गया 701। इसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेड, और उसके बाद पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया कब क्या प्रॉपरली। सो द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय जनरल मोटर इन 1956। जैसे कि हमने बात की, हम 1950s की बात की थी, तो जो एक्यूरेट ईयर है वो है 1956 टू रन एन सिंगल IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सिंगल IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर को चलाने के लिए यहां पे इसको डेवलप किया गया था। सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ओरिजिनेट होता है कि हु क्रिएटेड, तो ये जो IBM का सिस्टम बनाया था ये किसने बनाया था IBM के लिए। सो हु क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो किसने बनाया था। रियल इन्वेंटर इज UW's गैरी केल्डल। तो गैरी केल्डल ने बनाया था पहला एंड ही इज द फादर ऑफ द PC ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑनर्ड फॉर की वर्क। तो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए ही इन्हें कहा जाता है दैट ही इज द फादर ऑफ PC ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाम है, नाम याद रखेंगे, गैरी केल्डल, और इसके बाद आपके सामने है गैरी केल्डल। ये हैं जनक पहले कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन इसके बाद बात करते हैं हम जनरल मोटर की जो ये कंपनी है, जनरल मोटर्स आपको पता हो इनकी कार ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल। तो इनकी लेबोरेटरी में इसको लगाया गया था फर्स्टली IBM का 701 एंड इसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1960s के दौर के मिड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने डिस्क को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्क में स्टोर किया जाता था। और ये डिस्क कौन सी है, ये है हमारी मैग्नेटिक डिस्क। तो दो तरह की डिस्क होती हैं जो हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली, वो है ये वाली DISK एंड दूसरी जो डिस्क है वो है DISC। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो DISC डिस्क है इसको हम ऑप्टिकल मीडिया के लिए यूज करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल मीडिया, और इसको हम सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं, इसको वापस इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सीडीयू किस तरह से यूज किया जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये जो है हमारे पास डिस्क है DISK, दिस इज फॉर मैग्नेटिक मीडिया। एंड इसको अगर हम एक बार फिक्स कर दें कंप्यूटर में तो इसको हम बार बार निकाल नहीं सकते प्रॉपरली, ये स्क्रूज के साथ टाई किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहता है। तो 1960s के दौर में यहां पे कंप्यूटर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस डिस्क में डालकर दिया जाता था या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स में डाला जाता था। यहां पे ये स्टार्ट हो चुका था। देन हम बात करते हैं यूनिक्स की, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ये लेट 1960s के दशक में इसका फर्स्ट वर्जन बनाया गया था यूनिक्स OS का, एंड वाज रिटन इन द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है C लैंग्वेज। तो इसी टाइम पे C लैंग्वेज की भी डिस्कवरी होती है, इसको भी इन्वेंट किया जाता है यूनिक्स में। एंड इसके बाद यहां पे आएगा हमारे पास DOS। तो DOS जो है दिस इज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है द प्रेजेंट डे पॉपुलर OS जो आज के टाइम में देखा जाता है विंडो, फर्स्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1985। सो 1985 के दशक में इसको यहां पे देखा गया। एंड व्हेन अ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, व्हेन अ GUI वाज क्रिएटेड एंड पेयर्ड विद MS-DOS, जब GUI को MS-DOS के साथ यहां पे पेयर किया गया तब यहां पे इन्वेंशन हुई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की, तो यहां पे 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन है। मल्टी यूजर OS होता है, मल्टी प्रोसेसिंग OS है, मल्टी टास्किंग OS है एंड मल्टी थ्रेडिंग OS। सो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है GUI, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सो द ईच ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI हैज अ डिफरेंट लुक एंड फील। सो if you switch to a different operating system, it may seem unfamiliar at first। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का एक GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और जब भी आप चेंज करते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे देखने को मिलेगा।
चीजों को बदलाव मिलेगा, आइकन्स यहां पे चेंज मिलेंगे और मेन्यू भी चेंज मिलेगा। सो इसका जो एग्जांपल है ये आपके सामने है एग्जांपल। दिस इज एप्पल का iOS एंड दिस इज एंड्रॉइड। सो आप देख सकते हैं जो एप्पल में फंक्शंस हैं वो किस तरह आ रहे हैं, मेन्यू किस तरह से आ रहा है, बार कैसे आ रही हैं, और वहीं यहां पे आप एंड्रॉइड सिस्टम को देखते हैं, एंड्रॉइड में अपने प्रकार से आ रहा है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफरेंट GUI होता है, एक डिफरेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड बात करें आज के टाइम पे, आज के करंट स्टेटस पे कि आज के टाइम में मार्केट शेयर क्या है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सबसे बड़ा चंक जो है यहां पे मार्केट शेयर का वो विंडोज के पास है 40%। उसके बाद सबसे ज्यादा यहां पे चंक इसके बाद जो मोबाइल सिस्टम में देखा जाए तो वो एंड्रॉइड के पास है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड देन iOS जो है एप्पल का 16% एंड अदर मैक OS जो है वो 4% है। उसके बाद अदर्स जो है बाकी रह जाते हैं, यहां पे है 2%। ये है मार्केट शेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, पहले हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करते हैं यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की। सो यहां पे जो टाइप्स हैं वो है 7 तरह की टाइप्स हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है अलग अलग तरह के होते हैं, एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है, इनमें भी मोबाइल यहां पे काम करता है। तो चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल भी हैं। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनिकोड कैरेक्टर इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या साइज रहता है यहां पे यूनिकोड कैरेक्टर का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में? ऑप्शन है आपके पास 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। तो चलिए देखते हैं। सो यूनिकोड, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग, and it defines the way individual characters are represented in the text file, web page and other types of documents। यहां से आप यहां पे डिफाइन किया जाए, यूनिकोड जब आप किसी चीज को देते हैं वो डिफाइन करता है किस तरह से एक वेब पेज पे उसे प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उसका लेआउट बनाया जाए। ये सब चीजें आपको यूनिकोड ही यहां पे बनाकर देता है। द स्टैंडर्ड ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कैरेक्टर सेट ओनली सपोर्ट इन 128 कैरेक्टर्स। तो 128 कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करता है। वाइल जो यूनिकोड है कैन सपोर्ट रफली अबाउट 10 लाख कैरेक्टर्स। जो ASCII है वो 128 कैरेक्टर को सपोर्ट करता है और बाकी जो आपका यूनिकोड है वो 10 लाख तक के कैरेक्टर्स यहां पे सपोर्ट करता है। एंड ईच कोड वैल्यू इज 16 बिट। सो योर आंसर इज 16 बिट। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं, जो नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है हमारा, इन यूनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सेट द टास्क प्रायोरिटी। तो कौन सा यहां पे जो कैरेक्टर है या फिर कौन सा यहां पे हमारा कमांड है वो यूज होता है टास्क की प्रायोरिटी सेट करने के लिए? सो ऑप्शंस आर इनिट, नाइस, किल या फिर PS। सो चलिए बात करते हैं आंसर के बारे में। सो द आंसर इज नाइस। सो ये जो नाइस कमांड है आपकी यूनिक्स में ये यूज होती है जो कमांड्स को प्रायोरिटी वाइज सेट करने के लिए। एंड यूनिक्स हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम्स प्रोसेस विद मॉडिफाइड शेड्यूलिंग प्रायोरिटी। तो यहां पे यूनिक्स में जब भी हमको प्रायोरिटी शेड्यूल करनी होती है वो हम नाइस कमांड से यहां पे शेड्यूल करते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहां पे, ब्लॉक और बफर कैशे आर यूज्ड टू। तो आपका जो ब्लॉक और बफर कैशे होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है, इंप्रूव डिस्क परफॉर्मेंस, हैंडल इंटरप्ट्स, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी और स्पीड अप मेन मेमोरी रीड ऑपरेशंस। तो इनमें से क्या यहां पे ऑपरेशन करता है हमारा ब्लॉक एंड बफर कैशे? तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज, सो ब्लॉक कैशे और बफर कैशे आर यूज्ड टू इंप्रूव डिस्क ऑपरेशन, टू हैंडल इंटरप्ट्स, to increase the capacity of the main memory, to speed up main memory. So the answer is speed up the main memory. यह है आपका राइट आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट VSM फाइल इज। तो VSM फाइल क्या चीज है?
ये क्या है, रिलेटिव रिकॉर्ड डाटा है, सेट है, या फिर की सीक्वेंशियल डाटा सेट है, या फिर एंट्री सीक्वेंशियल डाटा सेट है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर यहां पे। सो VSAM स्टैंड्स फॉर वर्चुअल स्टोरेज एसेस मेथड, वर्चुअल स्टोरेज एसेस मेथड, एंड दिस इज अ फाइल स्टोरेज एसेस मेथड यूज्ड इन MVS, ZOS एंड OS 390 ऑपरेशंस। सो ये जो सीक्वल यहां पे यूज होता है, ये होता है MVS में, ZOS में एंड OS 390 ऑपरेशन में। एंड दिस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM, तो इसको IBM ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1970s, एंड इट्स अ हाई परफॉर्मेंस एसेस मेथड टू ऑर्गेनाइज डाटा एज फाइल इन मेन फ्रेम। तो आपके मेन फ्रेम में फाइल्स को किस तरह से यहां सेट किया जाए और हाई परफॉर्मेंस दें, तभी ये यूज होता था। VSAM है उनको सेटअप करने के लिए। एंड देन VSAM इज यूज्ड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मेन फ्रेम टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। तो स्टोर और रिट्रीव डाटा में दोनों में ही यहां पे काम आता है आपका VSAM। तो यहां पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो रिलेटिव रिकॉर्ड्स के लिए भी सेट यहां पे यूज होता है, कीड सीक्वेंशियल डाटा सेट भी है और एंट्री सीक्वेंशियल डाटा सेट भी है, सभी के लिए यहां पे काम आएगा ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं जो यहां पे हमारा फिफ्थ यहां पे क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स कैन अ प्रोसेस बी इन। तो एक जो प्रोसेस है वो कितनी स्टेट्स में रह सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 2 और 5। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। सो एक डायग्राम की मदद से यहां पे बहुत अच्छे से यहां पे समझाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 स्टेज में आपका प्रोसेस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, देन उसको कमांड दी जाती है, वो रेडी होता है, रेडी के बाद वो रनिंग स्टेज पे आता है, एंड देन वो टर्मिनेट भी किया जाता है, और रेडी और रनिंग के बीच में यहां पे आता है वेटिंग स्टेट। तो 5 स्टेज में यहां पे हो सकता है आपका जो प्रोसेस है। बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। सो अ डेड लॉक इन एन ऑपरेशन सिस्टम इज। तो ऑपरेशन सिस्टम के बीच में जो डेड लॉक आता है वो क्या चीज होती है, डेड लॉक से क्या मतलब है यहां पे। तो डिजायरेबल प्रोसेस, बी ऑप्शन है अनडिजायरेबल प्रोसेस, सी ऑप्शन है डेफिनाइट वेटिंग प्रोसेस, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। सो अ डेडलॉक हैपेंस इन एन ऑपरेशन सिस्टम व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस नीड some resources to complete their execution that is held by the other process। तो ये जो डेडलॉक है यहां पे जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स का यूज करना होता है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहां पे एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है डेडलॉक का यहां पे, डिफिनाइट वेटिंग प्रोसेस, डिफिनाइट वेटिंग प्रोसेस। तो चलिए बात करते हैं जो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, दैट वर्चुअल मेमोरी इज। एक वर्चुअल मेमोरी क्या चीज होती है। ऑप्शन ए इज रिलेटिव टू वर्चुअल रियलिटी के साथ रिलेटेड है, ऑप्शन बी अ फॉर्म ऑफ रोम, या फिर ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ रैम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। सो वर्चुअल मेमोरी इज अ सेक्शन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी क्रिएटेड टेम्परेरली ऑन द स्टोरेज डिवाइस। तो आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है ये एक टाइप की वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी से यहां पे आपको याद होना चाहिए कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। सो वोलेटाइल मेमोरी पे इसको क्रिएट किया जाता है टेम्परेरी बेसिस पे, एंड इट इज क्रिएटेड व्हेन अ कंप्यूटर इज रनिंग मेनी प्रोसेसेस एट वंस एंड अ रैम इज रनिंग लो, तब इसको क्रिएट किया जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ये जो आपकी रैम होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। द थर्ड ऑप्शन अ फॉर्म ऑफ रैम। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं यहां पे जो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, विच नंबर इज ऑफन फॉलोड इन अ स्पेसिफिक 32 बिट कंप्यूटर। तो 32 बिट कंप्यूटर में कौन सा नंबर यहां पे फॉलो किया जाता है। सो आपका आंसर है 8। सो 8 जो का सिक्वल है, जो यहां पे नंबर है, उसको यहां पे यूज किया जाता है स्पेसिफिक 32 बिट के लिए। देन मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं यहां पे जो 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा यहां पे पार्ट नहीं है इन चारों में से। तो ये देखते हैं क्या है यहां पे ऑप्शन में, इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, बी है यहां पे जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, सी है यहां पे सुपरवाइजर, या डी है यहां पे परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर यहां पे। द आंसर इज ऑप्शन डी परफॉर्मेंस मॉनिटर।
तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम को देखता है, बिल्कुल देखता है, कोऑर्डिनेट करता है, यहां पे वो करता है जॉब कंट्रोलिंग प्रोग्राम, हां जी जॉब कंट्रोलिंग प्रोग्राम भी करता है, वो सुपरविजन भी करता है, बट एक ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं करता। चलिए बात करते हैं जो यहां पे हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। तो कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रीड एंड रिएक्ट करता है बिल्कुल एक्चुअल टाइम में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस आपके पास, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, या फिर बैच ऑफ सिस्टम। तो आपका आप यहां पे राइट आंसर है रियल टाइम। रियल टाइम से भी यहां पे ये बात यहां पे निकल के आती है कि बिल्कुल जो करंट में चल रहा हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके बाकी टाइम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये थोड़े से रियल टाइम से लेट होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। रियल टाइम सबसे ज्यादा फास्ट यहां पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पे हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में भी, जो भी यहां पे देखे गए हैं या फिर देखे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको और भी यूजीसी की जो आईसीटी के जो अलग चैप्टर्स हैं, दूसरे चैप्टर्स हैं, उनकी भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है मिलती रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।